पिछले वीडियो में हम लोग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन उन ऑर्गन्स को कहते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स एंटीजन या पैथोजन से इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद से प्रोलिफरेट करते हैं, यानी उनकी संख्या में वृद्धि होती है और संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप वो जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत आता है स्प्लीन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स ऑफ पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन्स ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, अर्थात सेम के बीज की तरह की संरचना इसकी होती है। ये वो ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट करते हैं एंटीजन और पैथोजन से इंटरेक्ट होकर के और एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये स्प्लीन ब्लड में आए हुए पैथोजन्स और एंटीजन को फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के फलस्वरूप वहाँ पर जो है लिम्फोसाइट्स इनसे इंटरेक्ट होते हैं, इनको जो है फाइगोसाइटोसिस और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके जो है इनसे जो है हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्प्लीन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी करते हैं, अर्थात जो आरबीसी 120 डेज यानी 120 दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो उन आरबीसी को स्प्लीन के अंदर डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है और कुछ हद तक स्प्लीन को जो है हम ब्लड बैंक के रूप में भी जानते हैं। दूसरा जो ऑर्गन है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स ये लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में जगह जगह सॉलिड मास ऑफ टिश्यू होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। एक मास ऑफ टिश्यू होता है यानी ऊतकों का समूह होता है जिसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये लिम्फ नोड्स भी लिम्फ में यानी कि टिश्यू फ्लड में आए हुए जो पैथोजेंस हैं, जो एंटीजेंस हैं, उनको ये फिल्टर कर लेते हैं और वहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये जो पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि ये सब मिलकर के जो है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट बनाते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट MALT माल्ट बनाते हैं। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इंटरनल लेयर म्यूकोसा लेयर होता है, हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का जो इंटरनल लेयर होता है यानी मूत्रोजनन तंत्र का, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का जो इंटरनल म्यूकोसल लेयर होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंटेस्टाइन का जो इंटरनल म्यूकोसल लेयर होता है, लगभग 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जो है इस म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो ये लिम्फॉइड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में रहा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स ये डिजीज़ है और ये सबसे पहले जो है USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1981 में इसकी डिस्कवरी की गई थी इस रोग का। और यह रोग जिस वायरस के द्वारा होता है उस वायरस का नाम है HIV, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा जो है ये रोग होता है। यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आरएनए होता है। एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आरएनए होता है, और इस आरएनए के चारों तरफ ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्पाइक होते हैं, प्रोटीन खोल होता है, कवच होता है। अब इसका जो ट्रांसमिशन होता है, यानी इसका जो प्रसार होता है, तो एक व्यक्ति से, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बाई सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी लैंगिक संसर्ग के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका जो ट्रांसमिशन होता है। दूसरी चीज़ है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी इसका जो है, अगर जो ब्लड को जो है एचआईवी चेक नहीं किया गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी पेशेंट को जो है एचआईवी के होने की संभावना रहती है। तीसरी चीज़ है कि इसमें जो है अगर नीडल, एक ही नीडल का प्रयोग किया जाए कई व्यक्ति में इंजेक्शन लगाने में, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने में, जो वेंस में यानी सिरा में जो इंजेक्शन लगता है, तो इसके हाई रिस्क होने की संभावना, वो ट्रांसमिशन होने की संभावना रहती है। अगर माँ जो है इन्फेक्टेड है तो उसका चाइल्ड भी, बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू। हाई रिस्क ऑफ इंडिविजुअल्स किस में ज़्यादा होने की संभावना है, तो ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, यानी कई लोगों से वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, सेक्सुअल संसर्ग में रहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्सेज करते हैं, तो उनमें हाई रिस्क होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ है कि जो जिनके अंदर ड्रग एब्यूज होता है, यानी कि जो नशीली दवाओं के आदी हो जाते हैं और एक ही इंजेक्शन से, इंट्रावेनस इंजेक्शन जो ड्रग लेते हैं अपने वेंस के अंदर, तो उन सभी व्यक्तियों को जो, अगर जो एक को हुआ है तो सबको हो जाने की संभावना बनी रहती है। अगर माँ इन्फेक्टेड है तो उसका चाइल्ड भी प्लेसेंटा के जरिए जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है, उनमें भी जो है एड्स होने का हाई रिस्क रहता है, ज़्यादा एड्स होने की संभावना रहती है। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस ब्लड के अंदर पहुंचता है जिस भी साधन के द्वारा, तो वह ब्लड के अंदर जाने के बाद माइक्रोफेजेस, जो ब्लड के माइक्रोफेजेस सेल होते हैं, उन माइक्रोफेजेस सेल के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के फलस्वरूप जो वायरस का आरएनए जीनोम होता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण करता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और यह डीएनए जो नया बना हुआ वायरल डीएनए है, वह डीएनए जो माइक्रोफेजेस सेल का डीएनए है उससे इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी उससे जुड़ जाता है, और जुड़ जाने के बाद से फिर वायरल प्रोजीनी, यानी वायरल के जो ऑफस्प्रिंग हैं, इनके जो खोल हैं, इनके जो आरएनए वो बनने शुरू हो जाते हैं, और इनके कई हजार कापियाँ जो है वो माइक्रोफेजेस सेल के अंदर बन जाती है। फिर वो ब्रस्ट करता है, लाइसिस उसकी होती है, उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद से ये सीधे जो है, जो हमारे हेल्पिंग लिम्फोसाइट सेल हैं, लिम्फोसाइट्स सेल हैं, हेल्पिंग लिम्फोसाइट सेल, उनमें इंटर करता है
और इंटर करने के बाद से 1 बाय 1 जो है वो इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जिस प्रकार से मैक्रोफेजेस सेल के अंदर होता है कि यानी कि इनका जो वायरल का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा बना हुआ डीएनए है वह इनकॉर्पोरेट हो जाता है लिम्फोसाइट सेल के डीएनए से, फिर उनकी कई कॉपी बनाना शुरू करा देता है, उनकी मशीनरी पर अपना जो है आधिपत्य कर लेता है और वायरल की कई प्रोजीनी कई कॉपियाँ बन जाती हैं और इस प्रकार से अंत में लिम्फोसाइट सेल जो है डैमेज हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है और डैमेज हो जाने के बाद ये प्रोजीनी बाहर निकलते हैं और फिर नए लिम्फोसाइट सेल को अटैक करते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है वो लिम्फोसाइट सेल जो है वो मरते जाते हैं, डेथ उनकी होती जाती है और इस प्रकार लिम्फोसाइट सेल की संख्या ब्लड में क्रमशः कम होता चला जाता है, डिक्रीज करता चला जाता है। और ऐसा होने से उस पेशेंट को जिसको ये एड्स हुआ है वह कोई भी उसको अगर बीमारी हो जाती है, कोई भी जो डिजीज हो जाती है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, वो बीमारी जो है जल्दी ठीक नहीं होती क्योंकि उसकी इम्यून प्रणाली जो है समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है क्योंकि लिम्फोसाइट सेल नष्ट हो जाते हैं। तो एड्स तो रोग है लेकिन ये कोई विशेष रोग नहीं है, बल्कि इसके हो जाने से हमारी शरीर जो है अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता खो देती है और ऐसा हो जाने से जब हमें कोई भी जिसको एड्स हो जाता है उसको कोई भी रोग जब होता है तो कोई भी दवा कराई जाए उसकी तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है और धीरे धीरे करके शरीर इतनी कमजोर हो जाती है कि अंत में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब इस वायरल की खोज के लिए एक जो है किट बनाया गया है जिसे एलिसा किट कहते हैं, एलिसा किट। इसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से किट। इसका प्रयोग करके हम HIV के वायरस का पता लगा लेते हैं कि यानी किसी ब्लड के नमूना को लेकर के हम जांच लेते हैं कि वह व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इस प्रकार एड्स के बारे में ये अब इसका जो है प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि कैसे जो है इसको जो है हम रोकथाम करेंगे, इसको बढ़ने से रोका जाएगा। तो इसके लिए जो है WHO और नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1991 और NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पीपल को, लोगों को जो है एजुकेट किया जाता है, शिक्षित किया जाता है और एड्स के बारे में उनको बताया जाता है और इससे कैसे जो है बचा जाए इसके बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए तमाम जो है प्रोग्राम लॉन्च किए और करके जो है लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया गया और इनसे बचाव किया गया। तो इनके बचाव का जो मेन साधन वो है कि मल्टीपल पार्टनर से सेक्स रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि फ्री कॉन्डोम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया यानी कि सेक्स में कॉन्डोम का जो है उपयोग किया जाए। और तीसरी चीज़ है कि डिस्पोजल सिरिंज का प्रयोग किया जाए यानी एक बार किसी को इंजेक्शन देने के बाद से उस सिरिंज को जो है फेंक दिया जाए। और चौथी चीज़ है, फोर्थ, कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जो ब्लड बैंक में ब्लड रखे जाएं वो HIV फ्री हों और उनकी जांचों उपरांत जो है तब किसी पेशेंट को जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाए। तो ये पूरी चीज़ें HIV के बारे में रहा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में रहा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में। अब हम कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कैंसर क्या है इसको समझ लेते हैं। कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन
and forming a mass of undifferentiated cell is known as cancer। यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को ही हम कैंसर कहते हैं। अब कैंसर सेल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली चीज़ यह है कि इसमें जो है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, यानी बिना नियंत्रण के लगातार सेल जो है डिवाइड करता रहता है। और ये कैंसर सेल होते हैं वो एक्स्ट्रा कंट्रोल फैक्टर से जो है प्रभावित नहीं होता। इसमें जो है कोई एक्सटर्नल कंट्रोल फैक्टर नहीं होता है। कैंसर सेल लूज द कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी कि कांटेक्ट इनहिबिशन यानी कांटेक्ट से जो संपर्क से जो है सेल डिवीजन रुक जाता है, वो प्रॉपर्टीज जो है लूज कर देते हैं, खो देते हैं। तो लूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, इनहिबिशन माने सप्रेस कर देना। तो वो चीज़ें जब लूज कर जाती हैं, खो देती हैं, तो लगातार ये डिवाइड सेल करता रहता है। लगातार डिवीजन होने से अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक मास, एक समूह बन जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। उसे अनडिफरेंशिएटेड सेल मास को ही हम ट्यूमर कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इस ट्यूमर सेल की कुछ सेल स्लिप करके जो है नई जगह पर, शरीर के न्यू प्लेस पर चली जाती हैं स्लिप करके, और वहाँ पर जो है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। तो इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहते हैं। इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहते हैं। अब इस मेटास्टेसिस यानी स्लिप कर जाना, कैंसर सेल का जो है जहाँ पर कैंसर है वहाँ से स्लिप करके शरीर के दूसरे हेल्दी ऑर्गन में पहुँच जाना, ये जो है मेटास्टेसिस कहलाता है। और इसके आधार पर जो है वो कैंसर दो प्रकार का होता है। एक होता है बेनिन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो बेनिन ट्यूमर होता है वह अनकंट्रोल सेल डिवीजन तो इसमें भी होता है, और ये एक निश्चित मास ऑफ सेल बनने के बाद, एक निश्चित साइज ऑब्टेन करने का, प्राप्त करने के बाद फिर उसके आगे वृद्धि नहीं होती है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में ऐसा नहीं होता है, और ये जो है मास ऑफ सेल बनने के बाद से यहाँ से मेटास्टेसिस द्वारा न्यू इन्वेशन इनका होता है, शरीर के दूसरे नए ऑर्गन या जगह पर जा करके फिर जो है प्रोलिफरेशन करना शुरू कर देते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। तो यानी इनमें मेटास्टेसिस पाया जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस पाया जाता है, जबकि बेनिन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता है। बेनिन ट्यूमर में लिमिटेड कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, जिससे कि ये स्लिप नहीं करने पाते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर लूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। मैलिग्नेंट ट्यूमर लूज द प्रॉपर्टीज ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। बेनिन ट्यूमर में ये जो है नए इन्वेशन, नए जगह पर ये कैंसरस सेल शरीर के नहीं जा पाते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर नए जगहों पर चले जाते हैं। बेनिन ट्यूमर जो है लेस फेटल होता है, ज़्यादा केसेस में ये जो है उतना फेटल नहीं होता है, प्राणघातक नहीं होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर मोस्टली फेटल ही होता है, यानी कि ये हो जाने के बाद से पेशेंट को मरना ही मरना है। अब कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर कैसे होता है? तो जो एजेंट यानी जिनके द्वारा शरीर में कैंसर उत्पन्न किया जाता है, उन सब्सटेंसेस को या उन ऑर्गेनिज्म को कार्सिनोजन कहते हैं। अब ये जो कार्सिनोजन हैं, ये कोई केमिकल हो सकता है, कोई फिजिकल एजेंट हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है। तो जो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं उनमें जो है वायरल ऑन्कोजीन पाया जाता है। जो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं उनमें वायरल ऑन्कोजीन पाया जाता है। हमारे लगभग सभी सेलों में सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमारे सभी सेलों में सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन या
प्रोटो ऑन्कोजिन्स पाए जाते हैं, और जब किसी ये कार्सिनोजन के संपर्क में आते हैं, चाहे फिजिकल एजेंट हो, केमिकल एजेंट हो, बायोलॉजिकल एजेंट हो, तो ये प्रोटो ऑन्कोजिन्स हैं, वो ऑन्कोजिन्स में कन्वर्ट कर जाते हैं, बदल जाते हैं, और बदल जाने के फलस्वरूप फिर कैंसर उत्पन्न हो जाता है। अब हम जो है कैंसर के जो एजेंट हैं, कार्सिनोजन हैं, इनको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं: केमिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में आपका एनिलीन डाइज आएगा, एन नाइट्रोसो डाइमेथिलामीन आएगा, बेंजोपायरिन, केमिकल इन सिगरेट स्मोक, जो सिगरेट लोग पीते हैं, जो उसमें धुआं स्मोक निकलता है, उसमें निकोटीन होता है, और वह निकोटीन भी लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। फिजिकल एजेंट में आपको हम 2 श्रेणियों में बांट देते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपका एक्स रेज, गामा रेज आता है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में ऑन्कोजेनिक वायरस आते हैं, जिनमें वायरल ऑन्कोजिन्स होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, सम पैरासाइट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है कार्सिनोमा, यह जो है शरीर के एपिथेलियल टिश्यू को कैंसर में कन्वर्ट करता है, कैंसरस करता है, और इसको जो है हम स्किन कैंसर कहते हैं। दूसरा है आपका सार्कोमा, मिलेनोमा। मिलेनोमा जो हमारे स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार मिलेनोसाइट्स होते हैं, उन मिलेनोसाइट्स के द्वारा ही हमारे स्किन का कलर निर्धारित होता है। तो उन मिलेनोसाइट्स को जो है जब इनमें कैंसर होता है तो इनको हम मिलेनोमा कहते हैं, मिलेनोसाइट्स ऑफ स्किन कैंसर होता है। तीसरा है सार्कोमा। सार्कोमा जब हमारे मीजोडर्मल टिश्यू में कैंसर होता है तो उसको हम सार्कोमा कहते हैं। और चौथा है ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, यह जब हीमोपैथिक टिश्यू अर्थात जब ब्लड कैंसर होता है उसको हम ल्यूकेमिया या लिम्फोमा कहते हैं। अब हम कैंसर का डिटेक्शन कैसे करते हैं, कैंसर का शरीर में पता कैसे लगाते हैं। तो पहला है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, यानी ब्लड का टेस्ट कर देंगे या बोन मैरो का टेस्ट करके, जो फीमर हड्डी के अंदर जो बोन मैरो हड्डी के अंदर होता है, अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं, उस बोन मैरो को जो है हम निकाल करके उसका जो है टेस्ट करते हैं। खास करके ल्यूकेमिया जब होता है, ब्लड कैंसर होता है, उस समय हम ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या बायोप्सी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी या बायोप्सी, इसमें क्या करते हैं कि जो सस्पेक्टेड टिश्यू होता है, यानी जिस पर हमें ये लगता है कि ये टिश्यू जो है कैंसरस है, यानी इसमें कैंसर हो सकता है, उस संदेहास्पद टिश्यू को, ऊतक को हम जो है सर्जरी करके जो है उसका टेस्ट करते हैं, और बायोप्सी, उसी को बायोप्सी कहते हैं, उसको लैब में भेज करके जो है और उसको डायग्नोस किया जाता है कि इसमें कैंसर सेल हैं कि नहीं है। तीसरा है रेडियोग्राफी, या इसमें जो है एक्स रेज के द्वारा जो है हम कैंसर का डिटेक्शन करते हैं। चौथा है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन कहा जाता है, यानी 3 डायमेंशनल एक्स रेज के द्वारा फिल्म ली जाती है, उसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। और पांचवा है रिजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई कहते हैं। उसमें जो है हम जो है स्ट्रक्चर को लेकर के सस्पेक्टेड टिश्यू का जो है एमआरआई करके जो है कैंसर सेल का डिटेक्शन करते हैं। और छठा है आपका जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, यानी ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, उनका हम टेस्ट करके भी कैंसर के एंटीजन का पता लगा लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। अब
कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, माने इसका इलाज करते हैं। तो सबसे बढ़िया इलाज है अगर प्रारंभिक स्टेज में कैंसर का पता चल जाए और जिस ऑर्गन या सस्पेक्टेड टिश्यू में कैंसर है तो उसको सबसे पहले हमको सर्जरी करा देना चाहिए, यानी उस सस्पेक्टेड टिश्यू को, संदेहास्पद ऊतक को काट करके सर्जरी करके पूरा निकाल देना चाहिए। कुछ उसमें जो है बिना कैंसरस सेल को भी निकाल देना चाहिए ताकि फिर से जो है उनका जो है ट्रांसमिशन या फैलाव न हो, प्रसार न होने पाए। दूसरा है रेडियोथेरेपी। इसके द्वारा जो है जो कैंसरस सेल होते हैं उनको जो है रेडिएशन के द्वारा उनको जो है डेड किया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको कैंसरस सेल को डेड करते समय कहीं जो है हमारे जो नॉन कैंसरस सेल हैं वो न डैमेज हो जाए, उनकी न डेथ होने पाए। तीसरा है कीमोथेरेपी। इसमें जो है हम केमिकल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं जिसके अंतर्गत कीमोथेरेपी आता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट ये होता है कि इसके प्रयोग से जो है पेशेंट का, जो कैंसर के पेशेंट व्यक्ति होते हैं उनके बाल जो है झड़ जाते हैं, गंजा बन जाते हैं और एनीमिया के शिकार हो जाते हैं, यानी उनके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और चौथा है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं, मैंने पहले ही इंटरफेरॉन शब्द बताया था कि जब किसी सेल में किसी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो सेल जो है एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट करता है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, और वो इंटरफेरॉन नियर बाई सेल को, यानी नज़दीक की कोशिकाओं में पहुंच करके और उनको वायरल इन्फेक्शन से सेव करता है, बचाता है। तो उसी इंटरफेरॉन का मॉडिफिकेशन करके हम अल्फा इंटरफेरॉन के रूप में अल्फा इंटरफेरॉन को हम शरीर में इंजेक्ट करके जो है पेशेंट का जो है इलाज करते हैं। ये सब तो जो है वो कैंसर के बारे में रहा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको स्टडी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।